Hello everyone, my name is Shomesh Chandra. Welcome to our YouTube channel Taxation Express. आज हम लोग समझेंगे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है, कौन कौन से पेमेंट पे डिडक्ट कर सकता है, किस रेट से डिडक्ट करेगा, ये सारे टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कौन कौन से तरीके हैं टैक्स कलेक्ट करने के इंडिया में। तो जैसा कि आप हमारे पीपीटी में देख सकते हैं, पहला तरीका होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, फिर आता है एडवांस टैक्स, फिर आता है टीसीएस, फिर आता है टीडीएस। तो ये सभी तरीके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स कलेक्ट करने के तरीके हैं। पहला तरीका है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, हम लोग को पता है जिस ईयर में असेसी इनकम अर्न करता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या उसे प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं। सपोज अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2023 एंड 2024, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म हुआ है वो है 2022-2023, जिसमें हम लोगों ने जितना इनकम अर्न करना था हम लोगों ने कर लिया। अब उनका असेसमेंट होगा उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में 2023-24 में, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स मतलब 22-23 में जो हमने इनकम अर्न किया उसका असेसमेंट 23-24 में होगा। ओके, असेसमेंट कौन करेगा, हम लोग खुद करेंगे, उसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। सपोज हमने 2022-23 में पूरे साल में 10 लाख इनकम अर्न किया। अब 10 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, इनकम टैक्स द्वारा जो स्लैब रेट नोटिफाइड है वो स्लैब रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारा टैक्स बना 80,000 रुपया, तो 2023-24 में 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर देंगे 80,000, हमारा सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के जरिए बहुत सारे टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, टैक्स इवेजन का चांस रहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। तो गवर्नमेंट ने एक चेक पॉइंट के लिए, ताकि टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए अदर मोड्स भी डिफाइन किए। सेल्फ असेसमेंट के अलावा एडवांस टैक्स लाया गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप तो देंगे ही, लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आते हैं नेक्स्ट, एडवांस टैक्स क्या होता है। अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है, मैं टैक्स लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। कैसे पे करना होगा, गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट बना रखा है, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये वर्क कैसे करता है ये मैकेनिज्म, मैं समझाता हूँ। तो सपोज अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, बिगनिंग में स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी अगस्त चल रहा है, अप्रैल मई जून 4 महीने बीत चुके हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग एडवांस में अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एस्टिमेटेड बेसिस पे। ओके, ये रहा, हमने जो करेंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपना इनकम टैक्स एस्टिमेट कर दिया है कि कितना टैक्स बनने वाला है हमारा। ये देखिए, हमारा जो ग्रॉस सैलरी है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से मिलेगा वो 12 लाख है। जितनी भी सैलरी मिल रही है पर मंथ उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो टैक्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूँगा, प्रोफेशनल टैक्स मेरा डिडक्ट होता है उसका भी डिडक्शन ले लूँगा। ओके, अदर इनकम भी है हमारा, टैक्स कंसल्टेंसी इनकम, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है आपके सभी को ऐड करके टैक्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे केस में सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने ऐड कर दिया। डिडक्शन में हमारा सिर्फ एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख है, उसके अलावा हमारा कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, तो हमने 1.5 लाख क्लेम कर लिया। तो हमारा जो टोटल इनकम हो रहा है 11,98,000, जिस पे टैक्स बन रहा है 85,488 रुपया। तो ये हमने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया कि
₹85,488 मुझे पे करना है। ओके, पे करना है तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है यहाँ 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी है तो आप एडवांस में टैक्स पे करें, आपको वेट नहीं करना है, आपको एडवांस में पे करना है। सरकार टैक्स आपसे एडवांस में चाहती है और एडवांस टैक्स पे करने का जो तरीका है ये है। गवर्नमेंट ने जो इंस्टॉलमेंट बना रखा है वो 4 इंस्टॉलमेंट है। अप टू ऑन और बिफोर 15 जून आपको जितना भी टैक्स बना है उसका 15% आपको पे कर देना है। ऑन और बिफोर 15 सितंबर 15 सितंबर तक आपको जितना भी टैक्स लायबिलिटी बना है उसमें से पिछला जो एडवांस टैक्स आपने पे किया वो घटा करके आपको 45% पे करना है। 15 दिसंबर तक आपको 75% एडवांस टैक्स का पे करना है और 15 मार्च तक 100% एडवांस टैक्स का भुगतान करना है। तो इन्हीं इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। हमारा यहाँ जो टैक्स बना है वो 85488 बना है। ओके, अब यहाँ देखिए पहला इंस्टॉलमेंट में 15 जून 23 तक 8588 का 12,823 में पे कर दूंगा। ओके, पहला इंस्टॉलमेंट हमारा 85,488 का 15% और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% तक आपको पे करना है। 45% 38,470 मिल रहा है। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 64,000 तक पे कर देना है और फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक आपको पूरा का पूरा पे कर देना है। तो इस हिसाब से आपको एडवांस टैक्स पे करना है। सपोज आपने 12,823 पे कर दिया तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना पड़ेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 38,470 से 12,823 घट जाएगा 12, पहला इंस्टॉलमेंट घट जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 25,647 पे करना पड़ेगा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में 64,116 तक आपको पे करना है। तो इसमें से पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट अगर आपने पे कर दिया है तो वो घटा करके जो बैलेंस बचेगा वो आपको पे करना है। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं पे किया है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में एक ही मरतबा आपको ये पे करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपको 234 सेक्शन 234 बी में आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। जब आप ITR फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है ITR 1 में आपका एडवांस टैक्स का जो इंटरेस्ट है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आएगा। और ये एडवांस टैक्स का प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल नहीं है वो भी देखेंगे। सीनियर सिटीजन पे, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका बिजनेस इनकम नहीं है उसके लिए एडवांस टैक्स का प्रोविजन एग्जेम्प्ट है। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनका एज 60 और 60 ईयर से ज़्यादा होता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपके लिए एडवांस टैक्स का प्रोविजन एग्जेम्प्ट है। भले आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा क्यों ना हो, आपको एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बिजनेस भी कर रहे हैं उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, दूसरा है आपका ऐसे बिजनेसमैन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किए हुए हैं 44AD और 44ADA में। तो उस बिजनेसमैन के लिए एडवांस टैक्स एग्जेम्प्ट है। उसको भी सिर्फ 15 मार्च तक, असेसमेंट ईयर के 15 मार्च तक 100% जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर देना है। पहला, दूसरा, तीसरा इंस्टॉलमेंट उसको पे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च से पहले जितना भी फोर्थ इंस्टॉलमेंट मतलब 100% जितना टैक्स बन रहा है 15 मार्च से पहले उसको पे कर देना है। किसके लिए? जो बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये विदाउट प्रैक्टिकल आप लोग ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। मैं ज़रा सा हिंट दे देता हूँ। TCS बेसिकली
सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है बायर से एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड। सेलर जो यहाँ टीसीएस में सेलर कौन होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, बेसिकली यही लोग सेलर होते हैं। कौन कौन से गुड्स पे टीसीएस एप्लीकेबल है, लीकर पे है, टिम्बरवुड है, टेंडू लीव्स है, टोल प्लाजा है, ये सब पे टीसीएस है। और एक सब पे टीसीएस रेट है, किसी पे 1% है, 2.5% है, 5%। तो अगर ये लीकर, टिम्बर, ये जो भी गुड्स मेंशन्ड है आप परचेज करते हैं, तो जो भी सेलर होंगे वो आपके पेमेंट से 1% टीसीएस आपसे चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा आपसे टीसीएस एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। वो टैक्स कलेक्टेड एट शोर्स। तो बेसिकली इसके लिए मैं अलग सेशन बनाऊंगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा टीडीएस। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है। हमने अपने दोस्त को 15,000 का पेमेंट किया, क्या उस पर मैं टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा? हमने अपने फैमिली को 50,000 का ट्रांसफर किया, क्या उस पर टीडीएस डिडक्ट करके मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा? नहीं। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? प्रोविजन में क्लियरली दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, ट्रस्ट हो, ये सारे को टीडीएस मैंडेटरी रूप से डिडक्ट करना है। कौन कौन से पेमेंट पे? जो इनकम टैक्स में स्पेसिफाइड है। किस रेट से? जो रेट स्पेसिफाइड है, सिर्फ उसी पेमेंट पे और उसी रेट से इसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उनको टीडीएस से डिडक्ट करना होगा और गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, और फिर टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा और टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। टीडीएस में जो बेसिकली जो वर्किंग चेन है वो मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले टीडीएस डिडक्ट होता है, फिर उसे जमा कराया जाता है, जमा कराने के बाद फिर टीडीएस का रिटर्न होता है, वो फाइल किया जाता है, और टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। किसको? जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। ओके, तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चला रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, पब्लिक कंपनी चला रहे हो, या ट्रस्ट चला रहे हो, या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, उस केस में इन सभी को टीडीएस डिडक्ट करना है। किस किस पेमेंट में जो स्पेसिफाइड है मैं वो आगे बतलाऊंगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में वही इंडिविजुअल या एचयूएफ टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो अंडर सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है। ओके, अंडर सेक्शन 44AB के लिए टैक्स ऑडिट के लिए कौन एलिजिबल है? जिनका पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है और उसको टीडीएस प्रोविजन से कंप्लाई करना होगा। ओके, अगर आप प्रोफेशनल है, लॉयर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपका सालाना इनकम पिछले साल का प्रोफेशन से 50 लाख से अधिक है, उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत है, और उस केस में आपको टीडीएस प्रोविजन के साथ भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। जितने भी नॉट ऑल इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। वही इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो 44AB में टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। ओके, लेकिन इनका कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ नए सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे सेक्शन है, 194N, 194N, 194IB। तो कुछ कुछ सेक्शन में जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज एक मैं सेक्शन 194IB के बारे में बता रहा हूँ, ये नया सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है अगर आप रेंट पे रहते हैं और आप अपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को पर मंथ जो रेंट देते हैं वो 50,000 से अधिक है, तो आपको उस केस में 5% टीडीएस डिडक्ट करके अपने लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। इस केस में ये नहीं देखा जाएगा कि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है या नहीं है। ओके, सपोज मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मैं अपने मकान मालिक को 55,000 रुपया पर मंथ रेंट दे रहा हूँ, तो मैं जो रेंट पे करूँगा उसके 55,000 का जो 5% है डिडक्ट करके जो रेस्ट बचेगा, मैं हर महीने नहीं,
बेसिकली जो टैक्स लायबिलिटी टैक्स टीडीएस डिडक्ट करना है वो लास्ट महीने में डिडक्ट करना है। ये मैं जब सेक्शन 194 आईवी डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर मैं उसमें बदलाऊंगा। अभी के लिए बस बेसिकली ये समझेंगे 194 आईवी के केस में ये जरूरी नहीं कि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है या नहीं, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 194 आईवी में अगर आप 50,000 से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो। ओके, नाउ इज इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन 10 नंबर बिफोर डिडक्टिंग टीडीएस? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके पास 10 नंबर होना चाहिए, और जिनका टीडीएस से डिडक्ट कर रहे हैं उनके पास पैन नंबर होना चाहिए। जो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं उसको टैक्स डिडक्टर बोलेंगे, और जिनका टीडीएस हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग डिडक्टी बोलेंगे। ओके, तो टैक्स डिडक्टर के पास 10 नंबर होना जरूरी है। 10 नंबर मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ओके, और डिडक्टी के पास क्या होना चाहिए? पैन नंबर होना चाहिए। अगर डिडक्टर के पास पैन नंबर नहीं है तो वो टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, मैं वो बतला रहा हूँ। और डिडक्टी के पास अगर पैन नंबर नहीं है तो टैक्स डिडक्टर क्या करेगा? हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। सपोज टीडीएस डिडक्ट करना था, प्रोविजन में लिखा हुआ है 2% पे, लेकिन डिडक्टी के पास पैन नहीं है तो वो 20% से टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ओके, अब कुछ ऐसे केस है जिसमें 10 नंबर अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। वही एग्जांपल है 194 आईवी में। 194 आईवी में क्या है? अगर आपको टैक्स डिडक्ट करना है रेंट पे, आप रेंट पे रह रहे हैं, अपने मकान मालिक को 50,000 पर मंथ से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, उस केस में आपको टैक्स डिडक्ट करने के लिए 10 नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैन से ही आप काम चला सकते हैं। टैक्स डिडक्ट करके आप पैन के थ्रू ही टैक्स जमा करा सकते हैं। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी सेक्शन 194 आई है। सेक्शन 194 आई ए है। एक में कौन सा सेक्शन है ये रहा, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन आईपी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। इस केस में भी आपको 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी फ्लैट या ज़मीन परचेज कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसका प्राइस 50 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपको जो पेमेंट करेंगे सेलर को 1% टीडीएस काट के करेंगे। उस केस में आपको 10 नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर नहीं भी है तो फिर आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ये मैं आगे जब सेक्शन डिटेल में पढ़ाऊँगा फिर उसमें बदलाऊँगा। अभी के लिए मैं ये बदला दूँ कि टैक्स डिडक्टर के पास 10 नंबर होना जरूरी है, तभी वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है। एक्सेप्शंस 2-3 एक्सेप्शंस हैं इसके। नेक्स्ट है थोड़ा 10 नंबर का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं कि 10 नंबर होता क्या है। 10 नंबर जो है ये 10 डिजिट का होता है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इनका फुल फॉर्म होता है। सो ये 10 डिजिट का 10 नंबर होता है, जिसमें से पहला 3 डिजिट स्टेट को डिनोट करता है। जिस सिटी या स्टेट में आपने 10 नंबर अप्लाई किया है, जिस सिटी या स्टेट ने जो आपको 10 नंबर इशू किया है, वो पहला 3 लेटर उसको डिनोट करता है। जैसे हमारे करंट केस में जो 10 नंबर है DELN 06655 है, तो पहला 3 लेटर DEL दिल्ली को डिनोट करता है, मतलब दिल्ली स्टेट में ये 10 नंबर इशू किया गया है। फोर्थ कैरेक्टर जो है वो डिनोट करता है आपकी कंपनी का जो फर्स्ट नाम का जो पहला लेटर है उसको डिनोट करता है। ओके, जैसे आपकी कंपनी का नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड सेंटर। उस केस में आपके कंपनी का पहला लेटर है N, तो N आएगा। ओके, और नेक्स्ट 5 जो होता है वो न्यूमेरिक नंबर होता है, वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और लास्ट डिजिट होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, वो भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो 10 नंबर इसी स्ट्रक्चर में होने चाहिए। ओके, हर एक टैक्स डिडक्टर को ये एक 10 नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे किसी पर्सन का आधार नंबर होता है, उसी एक टैक्स डिडक्टर का 10 नंबर होता है। ओके, 10 नंबर कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर्म 49B में अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन 3 NSDL के वेबसाइट पे जाएंगे और फॉर्म 49B होगा, उसे भर करके ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 65 रुपीज़ है, GST इंक्लूड करके। अगर आपके पास 10 नहीं है तो आपको 10,000 रुपये की 10,000 रुपये का जो पेनाल्टी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकती है।
कब, जैसे आप पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के केस में ये नहीं देखेंगे वो टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। कंपनी के केस में भी ये नहीं देखेंगे वो टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। उसे 10 नंबर टैक्स टीडीएस प्रोविजन से कंप्लायंस करना ही है, उसको 10 नंबर लेना ही है। अभी भी आप जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे तो साथ में आपको 10 नंबर लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे 10,000 तक की पेनाल्टी लगा सकती है। अब आते हैं, इस टीडीएस इज एप्लीकेबल और ऑन टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और पेमेंट, क्या जितने भी तरीके के बिजनेस में खर्चे हैं, पेमेंट है, सभी पे टीडीएस एप्लीकेबल है? तो आंसर है नहीं। वही पेमेंट, वही एक्सपेंसेस पे टीडीएस एप्लीकेबल है, उसी एक्सपेंसेस पे टीडीएस से डिडक्ट करना है जो जो एक्सपेंसेस पेमेंट नोटिफाई किए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पेमेंट है, कौन कौन से एक्सपेंसेस है। ये देखिए, सेक्शन 192 में सैलरी को स्पेसिफाई किया गया है कि सैलरी पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। किसको करना है? एम्प्लॉयर को करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसका? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस करेगा तो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, और ये मैं जो टीडीएस का जो रेट है, ये लेटेस्ट रेट है, ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है इसका कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। ओके, 192 ए प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आप विड्रॉ करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं, नॉर्मली जो सुपर एनिमेशन पे ही ईपीएफ से फंड विड्रॉ किया जाता है, लेकिन अगर आप पहले ही विड्रॉ कर रहे हैं और विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो ईपीएफओ डिपार्टमेंट क्या करेगी? 10% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी। सेक्शन 192 ए में डिविडेंड, कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड देती है और डिविडेंड अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस से डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी। इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स में कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है। अगर ऑनलाइन गेम जैसे आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो पे आपने 10 रुपया भी अगर आप अर्न किया है तो जो लूडो कंपनी है आपको 30% टैक्स काट के आपको पैसा देगी, प्राइज मनी देगी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं ऑनलाइन, कोई बहुत सारा पबजी खेल रहे हो, उस पर आपने कुछ प्राइज जीता, अमाउंट जीता, अर्न किया, सपोज 30 लाख है, 30 लाख आपने अर्न किया, 1 रुपया हो या 30 लाख हो, 30% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही आपको पेमेंट किया जाएगा, वो कंपनी करेगी। उसी तरह वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, हॉर्स रेस है, 194C में कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये सब पेमेंट जो है इस सब पे टीडीएस डिडक्ट होता है। मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लॉटरी से जो कमीशन, लॉटरी कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फी हो गया, टेक्निकल फी हो गया, इस सभी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। कब करना है? जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? क्रॉस होगा। किस रेट से करना? जो रेट हमने स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये जो सेक्शन है, सभी सेक्शन पे डिटेल पे मुझे बताना पड़ेगा, एक एक सेक्शन पे डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आता हूँ सेक्शन 194C में। इस वीडियो में जो मैं सेक्शन ले रहा हूँ वो है 194C। सारे सेक्शन में एक एक करके बदलाऊंगा, वो अलग अलग वीडियो होगा, हमारा सीरीज है ये। तो इस सीरीज में मैं 194C, सेक्शन 194C के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन 194C, सबसे पहले सेक्शन 194C देखेंगे क्या कहता है। सेक्शन 194C यहाँ हमने लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपकी कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रही है, ठीक है, और जो पेमेंट अमाउंट है 30,000 रुपया से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे कितना परसेंट से? 1% से, अगर वो इंडिविजुअल है तो। अगर आपकी जो कंपनी है, मैं ऐसे समझाता हूँ इसे, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल है, आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है और आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा।
और आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें, कॉन्ट्रैक्टर को क्यों पेमेंट करेंगे, उससे कुछ कंस्ट्रक्शन हमने करवाया होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो हमने पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ उसका जो अमाउंट है सपोज 30,000 से ज़्यादा है, 32,000 है, तो 32,000 है, तो 32,000 का 1% डिडक्ट करके उसे पेमेंंट मैं करूँगा। ओके, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावे कुछ भी हूँ, जैसे एलएल पार्टनरशिप फर्म हूँ, एलएलपी हो या ट्रस्ट हो या कंपनी हो, उस केस में मैं 2% टीडीएस डिडक्ट करूँगा। नो नो नो, ये मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर के इस केस में क्या करना है, 194C के केस में मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया इसमें। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर है, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल है, आप कुछ भी हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर दैन इंडिविजुअल एचयूएफ है, जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो 2% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सपोज कोई एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है जिनसे हमने कंस्ट्रक्शन सर्विस लिया, अब उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ 50,000 रुपया, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है 30,000 से ज़्यादा है, तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर लूँगा कितना परसेंट से, 2% से, क्योंकि वो अदर दैन इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल होता तो 1% से टीडीएस डिडक्ट कर देता। ओके, तो इसमें दो लिमिट है, 30,000 है और 1,00,000 है। सपोज हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन करवाया, कंस्ट्रक्शन जो है वो रनिंग है, चल रहा है, तो पहला मंथ जो हमने उसको पेमेंट किया, कितना किया, 10,000 रुपया किया। क्या इस पर टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट 30,000 है, तो हमने जो उसे पेमेंट किया वो 30,000 से कम है, इसलिए टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फिर दूसरे मंथ में हमने फिर उसे 10,000 पेमेंट किया, तो क्या टीडीएस डिडक्ट करना है? नहीं, क्योंकि फिर सिंगल ट्रांजेक्शन में 30,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके भी देखेंगे, क्या वो 1,00,000 से ज़्यादा क्रॉस हो रहा है, तो पिछले महीने में 10,000 हमने दिया था, इस महीने में 10,000 दिया, टोटल 20,000 हो गया। नहीं, 1,00,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। फिर तीसरे महीने में हमने उनको दे दिया कितना, 5,000 रुपया, कितना हो गया, 5,000 रुपया, तो टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन देखते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपया पे कर रहे हैं, 30,000 नहीं क्रॉस कर रहा है। अगर कंसोलिडेट करके देख रहे हैं तो पिछले 2 महीने में 20,000 और इस बार 5,000 दिया, तो 25,000 ही हुआ, 1,00,000 भी क्रॉस नहीं किया है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फिर अगले महीने में हमने उसे कितना दे दिया, फिर अगले महीने में हमने 10,000 दे दिया, फिर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर अगले महीने में हमने 10,000 दे दिया, फिर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन कंसोलिडेट करके देखेंगे तो हमने कितना हुआ है, अभी 4 महीने में हमने 10,000 रुपया अगर दिया है तो 40,000 ही हुआ, 1,00,000 क्रॉस नहीं हुआ। कंसोलिडेट करके 1,00,000 होना चाहिए, 1,00,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और सिंगल 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज हमने अगले महीने में 80,000 रुपया दे दिया, तो इस केस में टीडीएस कटेगा, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा है, और कंसोलिडेट भी देखें तो वो 1,00,000 से ज़्यादा है। तो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरे 9 महीने 10,000 रुपया दिया, अप्रैल से, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमने हर एक महीने में 10,000 रुपया, 90,000 रुपया दिया टोटल। किसी भी मंथ में हमने टीडीएस नहीं काटा, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं था। ओके, कंसोलिडेटेड अमाउंट अगर आज सितंबर तक देखते तो अभी तक उससे 90,000 रुपया हमने पे कर दिया है। अब जो नेक्स्ट अमाउंट मैं पे करूँगा, सपोज 20,000, 10वां महीना में जब उसे 20,000 पे करूँगा, तो क्या टीडीएस कटेगा? सिंगल ट्रांजेक्शन अगर देखते हैं तो नहीं कटेगा, क्योंकि 30,000 से कम है। लेकिन कंसोलिडेटेड करके देखेंगे तो पिछले 9 महीने में हमने 90,000 दे दिया है, और इस बार 20 ऐड कर देंगे तो 1,10,000 हो जाएगा, मतलब 1,00,000 क्रॉस हो गया तो टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो 194C में मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे 1% या 2%, देख लेना है वो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल है।
अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो वेट करेंगे और देखेंगे अभी तक हमने कितना पेमेंट कर दिया है। क्या 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर दिया, यस, तो TDS डिडक्ट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं 194C एप्लीकेबल कहाँ क्या होता है? सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे ही एप्लीकेबल होता है? नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे भी 194C एप्लीकेबल होता है। जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने किसी एक कंपनी को हायर किया है कि सिक्योरिटी गार्ड की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ऑफिस में, वो जो एजेंसी है उसने प्रोवाइड किया है, तो ये मैन पावर सर्विस हो गया। तो मैन पावर सर्विस में भी 194C एप्लीकेबल है। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने कोई बस हायर किया कई ऑफिशियल पर्पस के लिए जाने के लिए, तो इस केस में 194C एप्लीकेबल है। इस केस में भी आपको TDS डिडक्ट करना है। लेकिन सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट के लिए 194C एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट आपने 10, आप किसी सीमेंट में डील करते हैं, सीमेंट आपके लिए गुड्स हो गया। आपने क्या किया, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और 10 लाख का आपने सीमेंट बेच दिया, क्या उस पर TDS कटेगा? नहीं, यहाँ गुड्स सप्लाई हो रहा है, ना कि कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ना मैन पावर सर्विसेज आ रहा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और भी है जहाँ सेक्शन 194C एप्लीकेबल है। एडवर्टाइजमेंट के केस में सेक्शन 194C एप्लीकेबल होता है। अगर आप अपनी कंपनी का कोई एडवर्टाइज देते हैं पेपर में या टेलीविजन में, उस केस में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे TDS बुक करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। कैटरिंग सर्विसेज में, कैटरिंग सर्विसेज के लिए भी सेक्शन 194C एप्लीकेबल है। कैटरिंग सर्विस जैसे आपने किसी को हायर किया, कंपनी में कोई फंक्शन है गेस्ट वगैरह के लिए खाने की व्यवस्था करना है, कोई अच्छा सा इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट सब कैटरिंग में ही आ जाता है, इवेंट मैनेजमेंट में। कंपनी में कोई फंक्शन है, कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके लिए गेस्ट के लिए आप किसी को हायर करके खाना बनवा रहे हैं, वो जो बिल देगा वो कैटरिंग सर्विस में आएगा, उस बिल में से TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना है। एनी वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन, टेलीकास्ट, पॉडकास्ट ऑफ एनी प्रोग्राम, ठीक है, इस पे भी TDS डिडक्ट करना है। वो जैसे टेलीविजन वगैरह पे कोई टेलीकास्ट हो रहा है कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, उसका जो खर्चा होगा उस पर TDS डिडक्ट करना है। ओके, एनी वर्क रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट एंड पैसेंजर्स थ्रू एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद एक्सेप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट वाया रेल। ओके, ट्रांसपोर्ट पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या है, TDS डिडक्ट होगा, चाहे वो गुड्स का हो रहा है या पैसेंजर का हो रहा है। ठीक है, अगर आपने कंपनी में कोई क्या किया, कोई बस हायर किया, बस या कोई भी ट्रांसपोर्ट हायर किया, कंपनी का जो ऑफिशियल है, एम्प्लॉय है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या गुड्स को ले जाने के लिए, उस केस में जो हायरिंग चार्जेज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है, उस पर TDS 194C में डिडक्ट करना है। लेकिन एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट बाय रेल, अगर रेलवे के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उस केस में TDS नहीं काटना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, वो भी देखेंगे। FD कमीशन, फिक्स डिपॉजिट पे जो कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है उस पर 194C एप्लीकेबल नहीं होता है। आपकी जो FD पे जो कमीशन चार्ज कर बैंक, किसी बैंक में आपका फिक्स डिपॉजिट है, वो बैंक क्या कर रहा है, आपसे कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, तो आपके लिए खर्चा हो गया, आपकी कंपनी के लिए वो खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया, उस पर TDS आप काटेंगे नहीं, इस पर TDS नहीं काटता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन को जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजली का कोई काम है, ऑफिस में कुछ खराब हो गया है, अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उस केस में 194C में TDS डिडक्ट करना है, इस केस में 194C एप्लीकेबल है। कुरियर चार्जेस पे भी सेक्शन 194C एप्लीकेबल है। कोई कुछ कुरियर करना है, आपकी कंपनी को कुछ कुरियर करना है, सैंपल प्रोडक्ट है, कुछ क्लाइंट को कुरियर करना है, उस केस में कुरियर सर्विसेज पे 194C एप्लीकेबल है। ठीक है, एक और है, पेमेंट मेड टू ट्रैवल एजेंट और एन एयरलाइन फॉर परचेज ऑफ टिकट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS। एयरलाइन से जो हम लोग ये ट्रैवल एजेंट को हम लोग पेमेंट करते हैं, कोई टिकट बुक करते हैं ट्रैवल एजेंट के जरिए,
उस केस में जो हम लोग पेमेंट करते हैं उस पर TDS डिडक्ट नहीं करना है। लेकिन एक्सेप्शन कब है, अगर वो प्लेन या बस चार्टर्ड है, पर्सनल है, तो उस केस में TDS डिडक्ट करना है, नहीं तो TDS डिडक्ट नहीं करना है। ओके, तो 194C हमने समझ लिया किस किस पे एप्लीकेबल है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैटरिंग सर्विस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब पे 194C सेक्शन एप्लीकेबल है। इस केस में अगर आप पेमेंट करते हैं तो थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा है तो TDS डिडक्ट कर लेंगे, या सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा नहीं है तो वेट करेंगे, देखेंगे क्या कंसोलिडेटेड पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, और हो रहा है तो सारे पेमेंट पे TDS डिडक्ट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं नो TDS ऑन GST कंपोनेंट। GST कंपोनेंट पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। आपको पता है कि कुछ आप जो सप्लायर आपको बिल देंगे, बिल में GST भी लगा रहता है, तो किस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करना है, आइए वो समझते हैं। ये देखिए, ये टैक्स इनवॉइस है। ये जो टैक्स इनवॉइस है कैटरिंग सर्विस के लिए है। हमारी जो कंपनी है कैटरिंग सर्विस अवेल की थी, ये मिसेस ओमकार नाथ है, सप्लायर है। ये कैटरिंग सर्विस के बाद इसने बिल रेज किया है। बिल जो है GST लगा करके दिया है 2.5%। कैटरिंग सर्विस से GST है 5%। तो अब पेमेंट करना है कितना, 1,32,542 रुपया का पेमेंट करना है मिसेस ओमकार नाथ जैन को। ये कैटरिंग सर्विस का बिल है, तो इस पर 194C एप्लीकेबल होगा, यस एप्लीकेबल है। तो TDS कटेगा, TDS कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा है, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज़्यादा है, इसलिए TDS डिडक्ट कर रहे हैं इस पर। तो किस वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेंगे, 1,32,542 पे कि 1,26,230 पे। CBDT ने क्लेरिफाई कर दिया कि GST कंपोनेंट पे आपको TDS नहीं डिडक्ट करना है, तो GST लगने से पहले वाले वैल्यू पे हमेशा TDS कैलकुलेट करेंगे। ओके, GST लगने से पहले वाले वैल्यू को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, और GST लगने के बाद का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग इनवॉइस वैल्यू कहते हैं। तो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे TDS लगाएंगे। तो इस केस में सबसे पहले देखेंगे ओमकार नाथ जैन है क्या, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, क्या है। पैन नंबर देखेंगे, इसका पैन नंबर का जो चौथा कैरेक्टर है F है, मतलब ये फर्म है। पैन नंबर का चौथा कैरेक्टर बतला देता है कि आप इंडिविजुअल है या फर्म है या कंपनी है। F डिनोट्स फर्म, ओमकार नाथ जैन पार्टनरशिप फर्म है। तो इस केस में जो TDS डिडक्ट करेंगे 2% से करना है। 2% से कितना, 1,26,230 का 2%, ना कि 1,32,542 का। तो यहाँ 1,26,000 का 1,26,230 का 2% कैलकुलेट करेंगे, और उतना पेमेंट अपने पास रख लेंगे, और फिर 1,32,542 में से उतना पेमेंट घटा करके पे करेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक, वही मैं यहाँ भी समझाया हूँ। GST लगने के पहले वाले वैल्यू पे हम लोग TDS डिडक्ट करेंगे। अगर बिल पे GST, जो बिल आपको मिला है उसमें GST नहीं लगा हुआ है, तो टोटल वैल्यू पे ही TDS कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बिल पे GST स्पेसिफाई है तो GST कंपोनेंट को छोड़ के TDS कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर आपके पास पैन नंबर, डिडक्टी के पास पैन नंबर नहीं है तो हायर रेट से 20% से टैक्स डिडक्ट करना है। सपोज ओमकार नाथ जैन के पास पैन नंबर नहीं होता तो कितना परसेंट से TDS डिडक्ट करते, 2% से नहीं, 20% से। इसमें भी एक्सेप्शन है, हर केस में 20% पे TDS डिडक्ट नहीं करना है, इसका भी एक्सेप्शन है। एक दो सेक्शन है, वो मैं जब डिटेल में बतलाऊंगा तो बतला दूंगा। इन नटशेल बस ये समझना है, अगर पैन डिडक्टी के पास पैन नहीं है तो हायर रेट ऑफ टैक्स, दैट इज 20% से आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है। ओके, अब मैं बतलाता हूँ इसकी TDS का जो है वो एंट्री कैसे करना है। एंट्री भी आना चाहिए। सपोज टैली में TDS का जो एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग ये समझते हैं। एग्जाम्पल में यही ले रहा हूँ, ओमकार नाथ जैन का जो बिल है इसका मैं 2% TDS डिडक्ट किया हूँ। अब इसका एंट्री क्या होगा, TDS डिडक्ट करने का और ओमकार नाथ जैन को पे करने का। तो आइए सबसे पहले वो समझते हैं।
तो आते हैं टैली पे, एंट्री कैसे करना है इस बिल का। तो हमारे पास जो बिल है ये है, ठीक है। टीडीएस जो डिडक्ट किया जाता है डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। या तो आप पेमेंट कर रहे हैं या तो आप क्रेडिट कर रहे हैं, दोनों में से जो सबसे पहले होगा उस पॉइंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट कर देना है। तो हमारे पास बिल आया है, तो सबसे पहले मैं इसे, बिल आ गया तो पेमेंट कर देना है, सर्विस डिलीवर कर ही दिया है तो डायरेक्ट मैं पेमेंट कर रहा हूँ इसे। तो पेमेंट के टाइम में टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 13 जुलाई का बिल है। सबसे पहले वाउचर में जाएंगे, पेमेंट कर रहे हैं इसको। डेट हमारा है 13 जुलाई 2023। F2 प्रेस करेंगे, हो गया। ओंकार नाथ जैन, लेजर हमारा क्रिएटेड नहीं है, तो यहीं से मैं Alt+C प्रेस करूंगा। अब यहाँ मैं लेजर क्रिएट करूंगा। किस में आएगा हमारा, ये सन्ड्री क्रिएटर में आएगा। सॉरी, हमने इसे क्या किया, परचेज किया, सर्विस क्या परचेज किया, सर्विस परचेज किया है, तो क्रिएटर में लेंगे इसे। एड्रेस क्या है, एड्रेस बिल में देख करके डाल देंगे, हम यहाँ शॉर्ट में डेली कर दे रहे हैं। सॉरी, ये यूपी का ही है। नोएडा। एड्रेस जो भी है बिल में जो हमारा रहेगा वो प्रॉपर हम लोग लिख देंगे, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी होगा मैं वो आप लोग को लिख देना है। पैन नंबर या जो होगा लिख देना है। जीएसटी नंबर यहाँ डाल देना है। ओके, जीएसटी नंबर जो भी होगा आपको डाल देना है। हमने यहाँ शॉर्ट में क्रिएट किया है। अब यहाँ जो है एंट्री का जो मोड है वो सिंगल एंट्री था, डबल एंट्री हमने कर दिया। ओके, यहाँ ओंकार नाथ जैन डेबिट होगा, ठीक है। बिल अमाउंट कितना है यहाँ, सबसे पहले बिल अमाउंट देखेंगे हम लोग। बिल अमाउंट है 1,32,542, 1,32,542, ठीक है। बैंक हमारा क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक है। अब इसको पेमेंट कितना करेंगे, 2% टीडीएस डिडक्ट करके करना है, 2% टीडीएस डिडक्ट करके करना है। किसका, 1,26,230 का 2%, 1,26,230। कितना है, 2524.6। राउंड अप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2525। इतना रुपया टीडीएस डिडक्ट करके देना है। बिल वैल्यू कितना था, इनवॉइस वैल्यू इतना पे करना था, जिसमें से हमने टीडीएस 2525 डिडक्ट कर लिया। नेट पेमेंट कितना हुआ, 130017।
130017 हमने बैंक के थ्रू पे करते हैं। जो बैलेंस बच गया चेक डिटेल यहाँ डाल देंगे। जो बैलेंस बच गया वो क्या होगा, टीडीएस पेएबल। टीडीएस पेएबल का लेजर नहीं हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे। सेक्शन का नाम भी लिख सकते हैं टीडीएस पेएबल। किस में जाएगा ये, किस हेड के अंडर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी है, नहीं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं, 0% ही रहेगा। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, नहीं। टीडीएस पेएबल कितना आ गया, 2525। ये एंट्री हमारा हो गया। इंटर कर देंगे, नैरेशन लिखना होगा लिख देंगे और इंटर कर देंगे। ये रहा हमारा टीडीएस का एंट्री। ओमकार नाथ जैन को कितना पेमेंट गया, 1,30,70 रुपया। जो टीडीएस पेएबल है 2525 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे हमारा, अब आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए हमारा जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है 2525 क्रेडिट दिख रहा है, मतलब इतना पेमेंट करना है। अब टीडीएस पेएबल को पे करना है, इसको पे कर देंगे। टू फाइव कोटक महिंद्रा बैंक, ये पेमेंट एंट्री है टीडीएस का। ये हो गया पेमेंट एंट्री। तो ये 2 एंट्री पास करेंगे हम लोग, क्लियर है। और टीडीएस जमा करने का भी ड्यू डेट होता है, टीडीएस जमा करने का भी ड्यू डेट होता है। वो क्या होता है, जिस महीने हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसके अगले महीने के 7 तारीख या 7 तारीख से पहले क्या कर देना है, उसे जमा कर देना है। टीडीएस डिडक्ट करने का ड्यू डेट होता है, टीडीएस पे करने का ड्यू डेट होता है, फिर टीडीएस रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है। डिडक्ट कब करना है, जिस टाइम हम पेमेंट कर रहे हैं उसी टाइम डिडक्ट कर देना है। या कभी कभी पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट बाद में करना रहता है, बिल आता है तो पहले उसका हम एंट्री कर लेते हैं और पेमेंट 10 दिन 15 दिन बाद करते हैं। तो जैसे ही वो एंट्री हम लोग टैली में बुक किए उसी टाइम टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। लेकिन सैलरी के केस में जिस टाइम आपने पेमेंट किया है उसी टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यह हमने यहाँ लिख दिया है, when TDS is to be deducted at the time of making payment or at the time of credit of income which ever happens earlier। तो पेमेंट या एंट्री बुक करेंगे, दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम टीडीएस काट लेना है। लेकिन सैलरी के केस में अलग होता है, यह हमने लिख दिया है, टीडीएस liability arises only at the time of payment and in the rest it happens according to the payment of credit whichever is earlier। सैलरी के केस में, सैलरी के केस में जब सैलरी पे करेंगे, पेमेंट एंट्री जो पास करेंगे उसी टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है। ओके, डिडक्ट कर लिए टीडीएस। अब पे कब करना है, पे करना है अगले महीने के 7 तारीख या 7 से पहले। ओके, जैसे अप्रैल में हमने डिडक्ट किया है तो 7 मई या 7 मई से पहले। जुलाई में हमने टीडीएस डिडक्ट किया, चाहे वो 1 जुलाई हो या 31 जुलाई हो, जुलाई में किसी भी डेट को, अगले महीने 7 अगस्त या 7 अगस्त से पहले। लेकिन जो लास्ट मंथ है मार्च मंथ में क्या है, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। अकाउंटिंग में मार्च में वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। मार्च का जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है मार्च में, उसका पेमेंट होना चाहिए 7 अप्रैल या उससे पहले, लेकिन उसको बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो हमेशा याद रखेंगे, मार्च में जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसका ड्यू डेट 7 अप्रैल नहीं होता है, 30 अप्रैल होता है या उससे पहले। ओके, अब टीडीएस रिटर्न जो होता है, अगर सैलरी पे आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो फॉर्म 24Q फाइल करना पड़ता है। टीडीएस हमने डिडक्ट कर लिया, डिडक्ट करके क्या वो पॉकेट में रखना है, नहीं, गवर्नमेंट को जमा कर देना है। जमा कर देना है तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं। जमा करने के बाद टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। टीडीएस रिटर्न क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। ओके, टीडीएस रिटर्न का फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, और भी अदर फॉर्म होते हैं, फॉर्म 27EQ, फॉर्म 26QB। अभी मैं बेसिकली 2 पे फोकस कर रहा हूँ। 24Q सैलरी के लिए है और अदर देन सैलरी के लिए 26Q। क्लियर है।
ये दोनों रिटर्न क्वार्टरली जाता है। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल कर देने के बाद क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डिडक्टी को, जिसका हमने टैक्स डिडक्ट किया है। उसको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि हमने आपका ये पेमेंट में इतना टीडीएस डिडक्ट किया है। क्लियर है। तो फॉर्म 24 क्यू किसके लिए होता है, सैलरीड केस के लिए। अगर आपने सैलरी पे, आपकी कंपनी ने सैलरी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट किया है तो जितने भी डिटेल्स है फॉर्म 24 क्यू में फाइल करेंगे चालान के साथ और डिडक्टिव डिटेल के साथ और फाइल कर देंगे। 26 क्यू अदर दैन सैलरी, जैसे प्रोफेशनल फी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस सब के लिए। क्लियर है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने का भी ड्यू डेट है, स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वार्टर अप्रैल से 30 जून का जो है 31 जुलाई से पहले फाइल कर देना है। सेकेंड क्वार्टर का 31 अक्टूबर से पहले फाइल कर देना। थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी से पहले फाइल कर देना। फोर्थ क्वार्टर का होना चाहिए 30 अप्रैल, लेकिन 31 में कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्च में वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया है। तो फोर्थ क्वार्टर में जो क्वार्टरली रिटर्न का जो ड्यू डेट है 1 महीने आगे 30 अप्रैल नाम करके 31 में है। क्लियर है। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 24 क्यू के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म 16 होता है। सैलरी के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, अदर दैन सैलरी के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट का होता है वो फॉर्म 16A होता है। ओके। टीडीएस अगर आप टाइमली डिडक्ट नहीं करते हैं, पे नहीं करते हैं, तो उस पर लेट फी है, उस पर इंटरेस्ट भी है, लेट फी भी है। अगर टीडीएस आपने टाइमली डिडक्ट नहीं किया है तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, पीपीटी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ। अगर आपने पेमेंट किया, सपोज अप्रैल मंथ में आपने 28 अप्रैल को किसी को पेमेंट किया, तो पेमेंट के टाइम ही आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना चाहिए था, मतलब 28 अप्रैल को ही कर लेना चाहिए। लेकिन आपने किया कब? आपने किया है 2 मई को, 4 दिन लेट हो गया। 28 अप्रैल को पेमेंट आपने किया और 2 मई को आपने टीडीएस डिडक्ट किया, तो यहाँ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 2 महीने का लग जाएगा। 1 महीना अप्रैल, आप कहेंगे अप्रैल में तो सिर्फ 2 ही दिन लेट हुआ है, तो नहीं, 2 दिन नहीं, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ। मंथ का जो पार्ट होता है उसको फुल मंथ कंसिडर कर लेंगे। अप्रैल हो गया 1 मंथ और मई हो गया 2 मंथ। भले आपने मई में 2 दिन लेट किया और अप्रैल में 2 दिन लेट किया, ये 2 महीने का लेट माना जाएगा। तो 2% के 1% पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, अगर आप टाइमली पेमेंट भी नहीं करते उस पर भी इंटरेस्ट है। उस केस में इंटरेस्ट रेट क्या है? 1.5%, 1.5% पर मंथ है। इस केस में भी पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज फुल मंथ। ओके। जैसे यहाँ हमने ये एग्जांपल देखिए, पेबल टीडीएस अमाउंट इज पास एंड द डेट ऑफ डिडक्शन इज 13 जनवरी। 13 जनवरी को हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, तो कब जमा करवाना था? इफ टीडीएस और डिडक्टेड 17 में, देन द इंटरेस्ट पेबल इतना। 1 मिनट, ये इंटरेस्ट है गया एग्जांपल। टीडीएस सो डिडक्टेड वाज पेड ऑन 17 मई। 13 जनवरी को हमने टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन पे करना था 7 फरवरी को, लेकिन हमने किया है मई में। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 महीना जनवरी हो गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीना हो गया। तो 1.5% पर मंथ इंटू 5 मंथ, टीडीएस अमाउंट जितना रहेगा उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। लेट फी लगता है 234। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो सेक्शन 234E में आपको लेट फी ₹200 पर डे आपको लगेगा। जैसे पहला क्वार्टर का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। अगर 31 जुलाई को आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो पर डे के हिसाब से आपको पर डे लेट होगा, तो हर एक दिन के लिए आपको ₹200 फाइन लगेगा, वो काउंट होते जाएगा। लेकिन फिर कितना तक? सब्जेक्ट टू टीडीएस अमाउंट। टीडीएस जितना रहेगा उतना ही तक पेनाल्टी जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। क्लियर है। यहाँ हमने एग्जांपल में दे दिया, से टीडीएस डिडक्टेड, आपने 5000 टीडीएस डिडक्ट किया, क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर का 500 रुपये आपने टीडीएस डिडक्ट किया, लेकिन आपने रिटर्न कब फाइल किया? 24 दिसंबर को। आपको फाइल करना था 31 अक्टूबर को।
55 दिन आप लेट हो गए तो 55 दिन के 200 रुपये के हिसाब से आपको 11,000 फाइन लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टीडीएस अमाउंट, जितना टीडीएस अमाउंट है उसको पेनाल्टी एक्सीड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम वहाँ जा करके जो पेनाल्टी है रुक जाएगी। क्लियर है? तो आज का सेशन यहाँ मैं एंड करता हूँ। आई होप टीडीएस का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में मैं हर एक सेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बतलाऊंगा। क्लियर है? तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।